बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। डियर स्टूडेंट्स, वेलकम टू एक्सीलेंस ऑनलाइन एजुकेशन। बायोलॉजी की क्लास में खुशामदीद। बायोलॉजी में चैप्टर नंबर 10 किंगडम एनिमेलिया के 2 फाइलम अब तक आप स्टडी कर चुके हैं, फाइलम पॉरीफेरा और फाइलम निटेरिया। आज की क्लास में हमने तीसरे फाइलम को देखना है जी। तीसरे फाइलम का नाम होता है प्लेटी हेलमिंथस। इनको हम कॉमनली कहते हैं कि दे आर फ्लैट वॉर्म्स। इनको हम कॉमन वर्ड जो यूज़ करते हैं इनके लिए वो होते हैं जी कि ये फ्लैट वॉर्म्स होते हैं। फ्लैट का मतलब होता है चपटा, और वॉर्म का मतलब मैंने आपको बताया जिनकी पेन की तरह की लंबी लंबी सी बॉडीज होती हैं उनको हम फ्लैट वॉर्म्स कहते हैं। इस फाइलम को पढ़ने के लिए हम 3 ज़रा इनके ऑर्गेनिजम्स की पिक्चर देख लेते हैं और उनके नाम क्या है जी। एक जो मैं आपको पिक्चर दिखाऊंगा वो टेप वॉर्म होता है, वो भी इसी फाइलम से ताल्लुक़ रखता है। इसी तरीके से एक मैं आपको दिखाऊंगा प्लेनेरिया, वो भी इसी फाइलम से ताल्लुक़ रखता है। और एक मैं आपको दिखाऊंगा लीवर फ्लूक, वो भी इसी फाइलम से ताल्लुक़ रखता है। तो इन तीनों की ज़रा पिक्चर्स देख लेते हैं ताकि ये हमें फ्लैट वॉर्म जो क्यों कहला रहे हैं ये बात हमें अच्छे तरीके से समझ में आ जाए। तो ये देखिएगा जी, ये है टेप वॉर्म, पहला वाला जो टेप वॉर्म। ये फ्लैट वॉर्म्स जो होते हैं यानी कि प्लेटी हेलमिंथस होते हैं। मैंने इनका आपको क्या बताया कि इनको आप कॉमनली फ्लैट वॉर्म कहते हो। वॉर्म क्यों? लंबी सी बॉडी होगी। फ्लैट क्यों? क्योंकि ये चपटे होते हैं। ज़रा देखिएगा इस तस्वीर को, फ्लैट वॉर्म का ये टेप वॉर्म है। देखें, लंबे भी हैं, लंबी लंबी सी बॉडी है इनकी। और देखिए जी, बिल्कुल टेप की तरह, कागज़ की तरह पतले पतले से फ्लैट बॉडी है। इसी तरीके से इस डायग्राम को देखें आप ज़रा टेप वॉर्म की। आपको लग रहा है जी कि हाँ, ये जो ऑर्गेनिज्म है लंबा है, सिलेंडर टाइप का हो गया, और इसकी जो बॉडी है वो थिन है, बड़ी बिल्कुल कागज़ की तरह पतली पतली सी बॉडी है, चपटी बॉडी है। ये टेप वॉर्म हो गया, ये इस फाइलम से ताल्लुक़ रखता है क्योंकि ये फ्लैट वॉर्म है। इसी तरीके से अगर हम एक मिनट, अब हम कौन सा देखेंगे? दूसरा। इसी तरीके से अगर हम प्लेनेरिया को देखें, इसमें से प्लेनेरिया को सर्च करें अगर हम, ये प्लेनेरिया होता है। ये भी फ्लैट वॉर्म है जी। इसकी बॉडी देखो आप कैसी है, चपटी चपटी सी बॉडी लग रही है ना आपको। इसकी बॉडी जो है बिल्कुल पतली सी है, थिन सी बॉडी है और लंबा सा शेप है इसका, तो इसको भी आप फ्लैट वॉर्म कहोगे। इसी तरह का लीवर फ्लूक होता है, तो लीवर फ्लूक भी देख लेते हैं। लीवर फ्लूक, ये लीवर फ्लूक है जी। आपको इसके अंदर भी वही 2 बातें नज़र आ रही है, एक वॉर्म शेप है, वॉर्म बॉडी है, और फ्लैट शेप है, चपटा भी है और लंबा भी है। तो ये 3 ऑर्गेनिजम्स जो हैं वो इसी फाइलम से ताल्लुक़ रखते हैं। तो फाइलम प्लेटी हेलमिंथस का जो मेजर कैरेक्टर है वो ये है कि इनकी बॉडी जो होती है, इनके जो ऑर्गेनिजम्स होती है उनकी बॉडी वॉर्म लाइक होती है और फ्लैट होती है, चपटी। ठीक है, इसलिए इनको आप कॉमनली फ्लैट वॉर्म्स भी कहते हैं। उसके अलावा इनके अब हम बाकी दीगर करेक्टर्स देखें तो तकरीबन हमारी दुनिया में 15,000 के करीब इनकी स्पीशीज़ पाई जाती हैं। 15,000 के करीब इनकी स्पीशीज़ पाई जाती हैं। कॉमनली जो है वो यही 3 है जी आपको, जिनके नाम बताया मैं, टेप वॉर्म और प्लेनेरिया और लीवर फ्लूक, दे आर कॉमन। उसके बाद इनका हैबिटाट अगर हम चेक करें तो ये इक्वेटिक भी होंगे और टेरेस्ट्रियल भी होती हैं। इनकी कुछ स्पीशीज़ इक्वेटिक होती हैं एज वेल एज कुछ स्पीशीज़ जो इनकी वो टेरेस्ट्रियल होंगी। इक्वेटिक का मतलब हो जाएगा जी कि ये पानी के अंदर पाई जाती हैं। ये जो प्लेनेरिया है जो अभी आपने देखा भी उसकी पिक्चर, ये वो था इक्वेटिक। और टेरेस्ट्रियल का मतलब होगा खुश्की। अच्छा, टेरेस्ट्रियल का मतलब ये मत लीजिएगा कि जी वो कोई पहाड़ पे बैठा हुआ होगा ये इनकी कुछ स्पीशीज़ जो होती हैं वो जैसे पैरासाइट होती है, यानी वो हमारे जिस्मों के अंदर चली जाएंगी, किसी ऑर्गेनिज्म के जिस्म के अंदर जाके उसमें से खाना हासिल करती हैं और उनको बीमार करती हैं। अब चूँकि हमारा जिस्म जो है वो इक्वेटिक मॉइस्ट एनवायरनमेंट होता है, लेकिन इक्वेटिक नहीं होता, टेरेस्ट्रियल माना जाता है, तो उस एंगल से हम इसको टेरेस्ट्रियल भी कहते हैं। तो इनका हैबिटेट क्या होता है कि ये पानी में भी मिल रही हैं आपको और खुश्की में भी मिल रही हैं, यानी कि ये समंदर, फ्रेश वाटर, सी वाटर, इनमें भी मिलेगा आपको, और ये आपको ऑर्गेनिजम्स के अंदर भी मिलेगा, टेरेस्ट्रियल भी। लिहाजा इसी से हमारा एक और इसका करेक्टर बन जाता है कि ये फ्री लिविंग भी होते हैं और पैरासाइट भी होते हैं। फ्री लिविंग एज वेल एज पैरासाइट। फ्री लिविंग कहते हैं जी ऐसे ऑर्गेनिजम्स को जो कि अपना खाना जो है वो किसी पौधे वौधे से हासिल कर लेते हैं जी, किसी जानदार से हासिल करके उसको बीमार नहीं करते, उनको नुकसान नहीं पहुंचाते। ऐसे लोग, ऐसे ऑर्गेनिजम्स को हम कहते हैं फ्री लिविंग।
तो चूंकि जो इनकी इनकी वो स्पीशीज़ जो इक्वेटिक होती हैं, फिर वो पानी के अंदर से माइक्रो ऑर्गेनिजम्स को इस्तेमाल करती हैं एज अ फूड, या किसी प्लांट्स को, या फाइटोप्लैंक्टन्स होते हैं छोटे छोटे से पौधे, उनको जैसे क्लेमोडोमोनास वगैरह, एल्गीस वगैरह, उन पर खाना हासिल करती हैं, उनको लेती हैं एज अ फूड। तो जो इनकी इक्वेटिक स्पीशीज़ होती हैं वो फ्री लिविंग होती है, लेकिन जो टेरेस्ट्रियल होती हैं वो पैरासाइट होती हैं। पैरासाइट कहते हैं ऐसे ऑर्गेनिजम्स को जो किसी दूसरे जिंदा ऑर्गेनिज्म से खाना हासिल करके उसको नुकसान पहुंचाता है, बीमार कर देता है। बैक्टीरिया, वायरस, दे आर पैरासाइट। ठीक है। तो इस ऊपर की एग्जाम्पल में ये जो टेप वॉर्म है, ये जो लीवर फ्लूक है, ये टेरेस्ट्रियल है और पैरासाइट्स है। टेरेस्ट्रियल है मतलब यानी कि किसी जानदार के अंदर पाए जा रहे होंगे, पैरासाइट मतलब उससे खाना हासिल करके उसको नुकसान पहुंचाएंगे। टेप वॉर्म जो है वो ह्यूमन का पैरासाइट होता है, इंसान के अंदर पाया जाता है। लीवर फ्लूक जो है वो हमारे जो भेड़ होती है, शीप, उसके लीवर में पाया जाता है, इसलिए इसको हम लीवर फ्लूक भी कहते हैं। जबकि ये जो दूसरा वाला नाम लिखा हुआ है हमने प्लेनेरिया, ये इक्वेटिक है और फ्री लिविंग है, यानी ये आपको पानी में मिलेगा और ये माइक्रो ऑर्गेनिजम्स, फाइटोप्लैंक्टन्स, एल्गीज वगैरह को खाता है, नुकसान नहीं पहुंचा रहा हमें किसी बड़े ऑर्गेनिज्म को, तो इसलिए हम इसको फ्री लिविंग कहते हैं। तो ये एक्वेटिक भी होते हैं, टेरेस्ट्रियल भी होते हैं, फ्री लिविंग भी होते हैं, पैरासाइट्स भी होते हैं। अब अगर जो इनकी जो स्पीशीज पैरासाइट्स होती हैं, तो पैरासाइट्स दो किस्म के होते हैं। पैरासाइट्स जो होंगी फिर ये दो किस्म की होती है। तो ये कुछ इनकी स्पीशीज जो है वो एक्टो पैरासाइट्स होती हैं, और कुछ स्पीशीज जो है वो एंडो पैरासाइट होती है। एंडो पैरासाइट, एक्टो पैरासाइट कहते हैं जी और ऐसे ऑर्गेनिज्म को जो किसी ऑर्गेनिज्म से जब खाना हासिल करता है तो उसकी बॉडी के बाहर ही रहता है, बाहर से ही किसी तरीके से खाना हासिल कर लेगा। और एंडो कहते हो जो ऑर्गेनिज्म के अंदर जाके स्टे कर लेगा, अंदर जाके उससे खाना हासिल करता है। तो ये एक्टो और एंडो होते हैं, इनमें दोनों किस्म का पैरासाइट होता है। इस फाइलम में एक्टो भी मिलता है आपको, एंडो भी मिलता है। उसके अलावा चूंकि ये एनिमल फाइलम से ताल्लुक़ रखते हैं, लिहाजा वही यूनिवर्सल 3 कैरेक्टरिस्टिक्स में आ जाएंगे कि ये मल्टी सेलुलर होते हैं और यूकैरियोटिक होते हैं और हेटरोट्रॉप होते हैं, यानी अपना खाना बाहर से हासिल करना है। क्योंकि ये एनिमल है तो लिहाजा ये तीनों कैरेक्टर इनमें होंगे। उसके अलावा दीगर कैरेक्टर्स मजीद अगर हम देखें तो ये वाहिद फाइलम होता है जो एसिलोमेट होता है। ये बॉडी कैविटी के मामलात मैंने आपको बिल्कुल स्टार्टिंग क्लास में बताया था कि अगर बॉडी कैविटी पाई जाती है, बॉडी कैविटी को हम कह रहे होते हैं सीलोम, अगर बॉडी कैविटी नहीं है तो ऐसे ऑर्गेनिज्म को आप कहते हो एसिलोमेट, बॉडी कैविटी है तो ऐसे ऑर्गेनिजम्स को आप कहते हो सीलोमेट, और अगर बॉडी कैविटी है लेकिन सही जगह या सही तरीके से नहीं बनी हुई तो उसको हम कहते हैं सीडोसीलोमेट। 3 टाइप होती हैं, एसिलोमेट, सीलोमेट और सीडोसीलोमेट। ये वाहिद फाइलम होता है जो एसिलोमेटिक है। इसी तरीके से जो अगला फाइलम आप पढ़ोगे नीमाटोडा, वो सीडोसिलोमेट है और वो भी एक ही है। तो ईजी हो जाती है इस हिसाब से आपकी क्लासिफिकेशन कि दुनिया के तमाम एनिमल्स के जितने भी फाइलम्स हैं सारे सीलोमेटिक हैं, सिर्फ एक छोड़ के, एक जो ये वाला फाइलम है ये एसिलोमेट होता है और अगला जो फाइलम है वो सीडोसिलोमेट होता है। तो इन दो को छोड़ दें बाकी सारे सीलोमेटिक होते हैं। तो ये एसिलोमेटिक होते हैं, इसका मतलब है इनमें बॉडी कैविटी एब्सेंट होती है, बॉडी कैविटी इनके अंदर नहीं पाई जाती, बॉडी कैविटी एब्सेंट। डाइजेस्टिव सिस्टम को बॉडी कैविटी नहीं कहते हम। बॉडी कैविटी तो आपको पता है जी कि सेल के जो लेयर्स होती हैं उनके दरमियान अगर स्पेस हो तो उसको आप कहते हो बॉडी कैविटी। अगर मीसोडर्म्स के दरमियान स्पेस होगी तो ये ट्रू बॉडी कैविटी होगी, और अगर मीसोडर्मियान के दरमियान स्पेस ना हो, किसी भी दो सेलुलर लेयर्स के दरमियान हो, तो फिर हम उसको कहते हैं कि ये सीडो होती है। एसिलोमेट का मतलब होगा इनके सेल के लेयर्स के दरमियान कोई स्पेस नहीं होगी, कोई बॉडी कैविटी नहीं होगी। तो ये एसिलोमेटिक होते हैं, इनके अंदर बॉडी कैविटी नहीं होती। उसके बाद ये ट्रिप्लोब्लास्टिक होते हैं। ट्रिप्लोब्लास्टिक का टर्म हमने पिछले फाइलम में पढ़ लिया था जी कि हमारे पास दो किस्म के ऑर्गेनिजम्स होंगे, एक कहलाते हैं डिप्लोब्लास्टिक, एक कहलाते हैं ट्रिप्लोब्लास्टिक। डिप्लोब्लास्टिक में दो सेलुलर लेयर्स होती हैं, एक्टोदर्म और एंडोदर्म, जबकि ट्रिप्लोब्लास्टिक में 3 लेयर्स होती हैं, एक्टोदर्म, एंडोदर्म और मीजोदर्म। बाहर वाली होती है एक्टोदर्म, फिर बीच वाली होती है मीजोडर्म और आखिरी वाली होती है एंडोदर्म। तो ये 3 लेयर्स, चूँकि इनमें तीनों सेल की लेयर्स होती हैं, तीनों सेलुलर लेयर्स होती है, तो इसको हम कहते हैं ट्रिप्लोब्लास्टिक। और जो पिछला फाइलम हमने पढ़ा था निडेरिया, वो डिप्लोब्लास्टिक था, यानी उसमें 2 सेल की लेयर्स थी, एक्टोदर्म और एंडोदर्म।
इनके बीच में एक लेयर तो होती है मीसोग्लिया के नाम से, लेकिन वो सेलुलर नहीं होती, नॉन सेलुलर होती है, इसलिए हम उसको लेयर नहीं मानते। तो 2 लेयर होती है, इसलिए हम डिप्लोब्लास्टिक कहते हैं। इसमें भी हमारे लिए आसानी ये होती है कि हमारे जितने भी फाइलम है उसमें एक फाइलम जो है, पहला वाला फाइलम पॉरीफेरा, वो ना ट्रिप्लोब्लास्टिक होता है ना वो डिप्लोब्लास्टिक होता है, क्योंकि उसमें तो टिश्यू ही नहीं बने हुए, उसमें तो सेल्स अलग अलग है। लिहाजा जब टिश्यू ही नहीं बने हुए तो लेयर्स कैसे बनी हुई होंगी, लिहाजा वो तो ना ट्रिप्लो होगा ना डिप्लोब्लास्टिक होगा। और बाकी फाइलम जितने भी हैं उनमें सिर्फ 2 फाइलम डिप्लोब्लास्टिक होंगे, एकिनोडर्मेटा और निडेरिया। निडेरिया आपने पढ़ लिया, एकिनोडर्मेटा आप आगे पढ़ोगे। बस वो 2 जो फाइलम है वो डिप्लो है, बाकी तमाम ट्रिप्लोब्लास्टिक होते हैं। तो ये ट्रिप्लोब्लास्टिक होते हैं। इनकी बॉडी जो है वो फ्लैट बॉडी होती है, विच इज़ वाई दे आर कॉल्ड फ्लैट वॉर्म्स। वॉर्म्स की इनकी इसी वजह से आप इनको जो है वो फ्लैट वॉर्म्स कह रहे होते हैं। इनकी बॉडी जो है वो फ्लैट होती है, चपटी चपटी सी होती है। अगर हम इनके, अब ये तो हमें पता चल गया, पिछले ही फाइलम में हो गया था जी। सबसे पहला फाइलम जो था फाइलम पेरीफेरा, उसमें खाली सेल थे, कोई टिश्यू नहीं था। और पिछले फाइलम के अंदर यानी निडेरिया के अंदर सेल्स ने ग्रुप करके टिश्यू बनाना शुरू कर दिए थे। 2 लेयर्स उनके अंदर पाई जाती थी। अब इनमें भी टिश्यूज ही हैं, थोड़ा सा ऑर्गन का मामला स्टार्ट होना शुरू हो जाएगा। टिश्यूज है, थोड़ा सा वो मिलकर एक फंक्शनल पार्ट बनाना शुरू कर देंगे, जिसको आप ऑर्गन कहते हो। तो अब इसमें आप देखिएगा एक आध ऑर्गन आना शुरू हो जाएगा। तो अब इसमें आए ऑर्गन, ऑर्गन लेवल जो है वो आना शुरू हो जाएगा, वो अडॉप्ट होना शुरू हो जाता है इनका। तो और इनके अंदर टिश्यूज भी होते हैं, फिर टिश्यूज जो है वो ग्रुप करके ऑर्गन भी बनाना शुरू कर देते हैं। तो कहाँ तक की इनकी ऑर्गेनाइजेशन होती है जी, उस हिसाब से हम सिस्टम्स को देखें तो इनके अंदर डाइजेस्टिव ट्रैक्ट जो होता है, यानी कि डाइजेस्टिव सिस्टम के लिए जो ट्रैक मौजूद होता है, जो सिस्टम मौजूद होता है डाइजेस्टिव ट्रैक, वो ज़्यादातर मोस्टली प्रेजेंट होता है, मोस्टली प्रेजेंट। इसी बुनियाद पर इसकी 3 क्लासेस बनेगी। एक क्लास होगी उसमें डाइजेस्टिव सिस्टम नहीं होगा, उसको हम जो है अलग क्लास कर देंगे। एक में जो है वो बाइफरिकेटेड होता है, 2 ब्रांचेस वाला, उसको अलग क्लासेस कर देंगे। एक को हम अलग क्लास करेंगे। तो इनके अंदर डाइजेस्टिव ट्रैक आ जाएगा, थोड़ा सा बहुत ही प्राइमरी टाइप का होता है इस तरह के, उसमें खाली एक ही ओपनिंग होती है, सिंगल ओपनिंग, सिंगल ओपनिंग। वही उनका मुंह होता है, वही उनका एनस होता है। ठीक है, तो ऐसा डाइजेस्टिव ट्रैक होगा इनका कि सपोज करें जी ये प्लेन एरिया है, ये प्लेन एरिया है, तो ऐसा इसका डाइजेस्टिव ट्रैक होता है ऐसा। तो ये एक सिंगल ओपनिंग होती है, यही इसका माउथ भी होगा, यहीं से ये खाना इंटेक करेगा और यहीं से ये अपना वेस्ट प्रोडक्ट जो है वो निकाल देगा। तो सिंगल ओपनिंग वाला इसका डाइजेस्टिव ट्रैक होता है। तो इनमें डाइजेस्टिव ट्रैक आ गया, थोड़े से ऑर्गन्स बनना शुरू हो गए, ठीक है ना, टिश्यूज से थोड़ा सा आप सिस्टम की तरफ इसमें जा दो। अब जैसे जैसे आगे फाइलम होता जाएगा, सिस्टम्स थोड़े से इम्प्रूव होते जाएंगे और आपको दूसरे सिस्टम्स भी मिलते जाएंगे। तो डाइजेस्टिव ट्रैक इनमें मौजूद होता है, ज़्यादातर ऑर्गेनिजम्स में इनके मौजूद होता है, मोस्टली प्रेजेंट, और सिंगल ओपनिंग होती है, यानी कि माउथ और एनस जो है वो एक ही होता है। रिस्पायरेशन के लिए कोई सिस्टम इन्होंने अभी नहीं बनाया हुआ होता है, रिस्पायरेटरी के लिए कोई सिस्टम नहीं है, लिहाजा रिस्पायरेशन जो है ये बाय डिफ्यूजन ही कर रहे होते हैं। इनकी जो बॉडी के सेल होते हैं वो डायरेक्टली हवा या पानी में से ऑक्सीजन को डिफ्यूज़ कर लेते हैं अपने अंदर, और कार्बन डाइऑक्साइड को हवा के अंदर बाहर निकाल देते हैं। डायरेक्टली डिफ्यूजन से हो रहा होता है, कोई सिस्टम इनके अंदर रिस्पायरेशन के हवाले से नहीं है। उसके अलावा एक्सक्रीशन की बात करें अगर हम इनकी, तो एक्सक्रीशन के लिए भी एक छोटा सा प्राइमरी टाइप का सिस्टम पाया जाता है इनके लिए, एक्सक्रीशन बाय फ्लेम सेल्स। ख़ास किस्म के सेल्स होते हैं जिनको हम कहते हैं फ्लेम सेल्स, बकायदा उसका एक हल्का सा प्राइमरी टाइप का, यानी कि बेहतरीन सा नहीं कह सकते हो आप कि जी एक बेहतरीन सिस्टम मौजूद है, लेकिन सिस्टम की बुनियाद पड़ जाएगी, अभी आप देखेंगे। अच्छा, इनके अंदर एक्सक्रीशन का क्या मामला होता है जी, इनकी बॉडी के अंदर जगह जगह ख़ास किस्म के सेल्स होते हैं जिनको हम कहते हैं फ्लेम सेल्स। ऐसे सेल होते हैं जी, वो ऐसे सेल होते हैं, कुछ इस तरह के सेल होते हैं कि ये ओपनिंग होती है और इस ओपनिंग के इर्द गिर्द जो है ऐसे सीलिया लगे हुए होते हैं। अब इनके अंदर जो वाटर, जो फ्लूइड इनके अंदर घूम रहा होता है, वो फ्लूइड जो है वो इसके अंदर आ जाता है, यानी कि इस ओपनिंग के अंदर आ जाता है। इसको आप कहते हो फ्लेम सेल, ये जी एक फ्लेम सेल। अब वो जो फ्लूइड होता है वो इनके अंदर आ जाता है, इसमें से पास होता है, और ये जो सीलिया होते हैं ये क्या करते हैं जी, उसमें से जितना भी वेस्ट प्रोडक्ट होता है उसको जमा करके ऐसे नीचे ट्रांसफर कर देते हैं, बाकी फ्लूइड जो है वो बाहर डिस्चार्ज हो जाता है।
तो ऐसे जो है इनके अंदर से फ्लूइड गुजरता है, सीलिया की मूवमेंट की वजह से ये उसमें से जो एक्सक्रीटरी प्रोडक्ट होते हैं उसको कलेक्ट कर लेते हैं। ठीक है जी। अब ये फ्लेम सेल्स ने क्या करा, अपने जो क्या नाम है फ्लूइड के अंदर जो वेस्ट प्रोडक्ट है उसको जमा कर लिया। अब जैसे ये एक फ्लेम सेल है, 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 ये सारे फ्लेम सेल्स एक ट्यूब पे कनेक्ट हुए होते हैं। ट्यूब्स होती हैं बड़ी बड़ी, उससे कनेक्ट हुए होते हैं आपस में, जैसे कि आपके छोटे छोटे घरों में नल होते हैं और फिर वो एक बड़े पाइप से कनेक्ट हुए होते हैं, तो ऐसे कनेक्ट हुए होते हैं। फिर इनकी बॉडी के अंदर इस तरह उन ट्यूब का पूरा जाल बिछा हुआ होता है, पूरा एक नेटवर्क होता है, पूरा पूरे उसमें उसमें जगह जगह से इनके फ्लेम सेल्स जो है वो कलेक्ट करते हैं। और फिर वो ट्यूब जो है एक ख़ास ओपनिंग में खुलती है जी, एक ख़ास सुराख होता है, उसमें से वो सारा वेस्ट प्रोडक्ट जो है वो बाहर आ जाता है। तो थोड़ा सा आपने देखा ना, सिस्टम थोड़ा सा इंट्रोड्यूस होना शुरू हो गया कि कुछ सेल्स हैं फ्लेम सेल्स, वो इनके फ्लूइड में से एक्सक्रीटरी प्रोडक्ट को एक्सट्रैक्ट कर लेते हैं, हासिल कर लेते हैं। फिर वो एक अंदर ट्यूब का जाल बिछा हुआ है, वो तमाम फ्लेम सेल से उन एक्सक्रीटरी मटेरियल को कलेक्ट करके एक्सक्रीटरी पोर तक लाता है, और फिर एक्सक्रीटरी पोर उस एक्सक्रीटरी मटेरियल को बाहर डिस्चार्ज कर देता है। तो हम कहते हैं जी कि हाँ, यहाँ पे एक्सक्रीशन का कोई थोड़ा सा सिस्टम अडॉप्ट होना शुरू हो गया। तो एक्सक्रीशन का इनका ये मामला होता है, डाइजेशन का, रिस्पायरेशन का। और उसके अलावा और क्या बताएं हम इनके बारे में आपको, इनका नर्वस सिस्टम के हवाले से भी अगर हम थोड़ा सा बात करें, इनका नर्वस सिस्टम वो भी थोड़ा सा डेवलप हुआ हुआ होता है। नर्वस सिस्टम जो होता है इनका, वो भी नर्वस सिस्टम तो आपने देखा पिछले फाइलम के अंदर नर्व्स अडॉप्ट हो गई थी। इनके पास क्या होता है, नर्वस सिस्टम के अंदर इनके पास पेयर नर्व कॉर्ड होता है, नर्व कॉर्ड। अब आपने पिछले फाइलम में देखा था कि कुछ सेल्स मॉडिफाई होकर नर्व्स की सूरत इख्तियार कर गए थे, और थोड़ा सा वो जो है नर्वस सिस्टम की एक स्टार्टिंग आती थी इनके अंदर। थोड़ा सा फिर अब नर्वस सिस्टम मॉडिफाई हो जाएगा, थोड़ा सा और जो है वो अच्छा हो गया। क्या कि इनके पास ऐसी पेयर नर्व कॉर्ड होती है, यानी कि एक जोड़ा होता है मोटी मोटी नर्व्स का। इनको हम कहते हैं कि ये नर्व कॉर्ड है, दो होती है, इससे हम कहते हैं पेयर नर्व कॉर्ड होती है। और इस पूरे इसके बॉडी के अंदर छोटी छोटी सी नर्व्स होती हैं जो इस नर्व कॉर्ड से जुड़ी हुई होती है। ऐसे इन नर्व कॉर्ड से आपस में इनकी पूरी बॉडी जो है नर्व्स के थ्रू कनेक्ट हुई हुई होती है ऐसे। तो ये नर्व कॉर्ड का सिस्टम पाया जाता है जिसके अंदर जो है इनकी पूरी जो बॉडी के नर्व्स होती हैं वो जो है वो कनेक्ट हुई हुई होती है, इससे इनकी पूरी बॉडी जो है वो यानी कि नर्वस सिस्टम के अतबार से एक दूसरे से कनेक्ट हो जाती है। तो थोड़ा सा इम्प्रूव हो गया निस्बतन पिछले फाइलम के, इनका नर्वस सिस्टम जो है वो थोड़ा सा इम्प्रूव हो गया। फिर उसके ये नर्व कॉर्ड होती है, इनके एंड में कुछ न्यूरॉन्स मिल के ब्रेन नहीं बनाते, लेकिन ब्रेन गैंग्लिया बना लेते। यानी कि वही अब डायग्राम कैसे दोबारा बनाऊँ, ये है वो प्लेन एरिया, ठीक है। तो अब ये नर्व कॉर्ड थी, ये नर्व कॉर्ड थी, तो यहाँ पर टर्मिनल पर कुछ जो है वो नर्व जो है वो आपस में कलेक्ट हो जाती है और थोड़ा सा एक मोटा सा स्ट्रक्चर बना देती है, उसको हम कहते हैं ब्रेन गैंग्लिया। ये ब्रेन वाला काम अंजाम दे रही होती है, लेकिन ब्रेन की तरह बिल्कुल कोई याददाश्त स्टोर करने वाला मामला नहीं होता, बस ये एक्टिव हो जाती हैं, उस हिसाब से पैगाम रसानी करती है, तो थोड़ा सा कंट्रोल सेंटर बन जाता है ये इनका कंट्रोल सेंटर बन जाता है। और यही कंट्रोल सेंटर आगे के ऑर्गेनिज्म, आगे के फाइलम में मॉडिफाई हो जाएगा और ब्रेन बन जाएगा। तो ये इनके नर्वस सिस्टम का मामला होता है। नर्वस सिस्टम भी आपने देखा थोड़ा अडॉप्ट हो गया, अच्छा हो गया इनका नर्वस सिस्टम भी, ठीक है जी। उसके बाद इनके अंदर अगर हम और रिप्रोडक्शन के हवाले से बात करें तो दे आर हर्माफेरोडाइट। ये हर्माफेरोडाइट होते हैं। हर्माफेरोडाइट का मतलब होता है बाइसेक्सुअल, यानी कि दोनों सेक्सेस जो है वो एक ही ऑर्गेनिज्म में पाए जा रहे होते हैं, तो हर्माफेरोडाइट होते हैं ये। और हर्माफेरोडाइट को सिंपल ज़बान में आप कहेंगे कि ये बाइसेक्सुअल होते हैं, यानी एक इनके अंदर कोई मेल फीमेल नहीं होता, ये एक ही ऑर्गेनिज्म मेल भी होता है फीमेल भी होता है, क्योंकि दोनों किस्म के जो गॉनड्स होते हैं मेल और फीमेल के, वो दोनों उसी में पाए जा रहे होते हैं। जो हम बना रहे हैं ना प्लेन एरिया, ये मेल भी हो गया, ये फीमेल भी हो गया। तो ये हर्माफेरोडाइट होता है, अपने अंदर जो है ये मेल गैमेट भी बना लेगा, फीमेल गैमेट भी बना लेगा, फिर उनकी जो है फर्टिलाइजेशन करेगा। फर्टिलाइजेशन इनकी इंटरनल होती है, यानी इनकी बॉडी के अंदर ही फर्टिलाइजेशन हो जाएगी। तो एक ही ऑर्गेनिज्म जो है वो सारे काम करता है जी, मेल गैमेट भी बनाता है, फीमेल गैमेट भी बनाता है, फिर अंदर ही उनको फर्टिलाइज करके जाइगोट बना देता है, फिर जाइगोट बाहर निकल आता है, डेवलप होता है और नया ऑर्गेनिज्म बन जाता है। ये सेक्सुअल रिप्रोडक्शन भी कर रहा है। ए सेक्सुअल भी करते हैं, ये इंटरनल फर्टिलाइजेशन है, इट मीन्स कि इनके अंदर सेक्सुअल रिप्रोडक्शन होती है। ए सेक्सुअल भी करते हैं ये। ए सेक्सुअल जो ज़्यादातर ये कर रहे होते हैं वो करते हैं बाय फ्रेगमेंटेशन।
फ्रैगमेंटेशन क्या होता है कि इनका एक छोटा सा टुकड़ा कटेगा, बॉडी से अलग हो जाएगा। जैसे कि ये एक प्लेन एरिया है, ये एक प्लेन एरिया है जी, तो सपोज करें ये दो हिस्सों में टूट जाएगा। ये पहला हिस्सा हो गया और ये दूसरा हिस्सा हो गया। अब ये दोनों हिस्से जो है वो अपने आप को दोबारा डिवेलप कर लेंगे और ये दो प्लेन एरिया हो गए। तो इसको आप कहते हो फ्रैगमेंटेशन, कि एक ऑर्गेनिज्म टूट के दो टुकड़ों में कन्वर्ट हो जाएगा, फिर वो दोनों टुकड़े नए ऑर्गेनिज्म बन जाते हैं। तो ये फ्रैगमेंटेशन होती है। तो ये फ्रैगमेंटेशन करते हैं और एंडो एक्टोपैरासाइट्स होते हैं। तो सिस्टम्स हमने देख लिए इनके, डाइजेस्टिव सिस्टम, रिस्पायरेटरी, एक्सक्रीशन, नर्वस का क्या मामला है इनका। ठीक है जी। अब इनकी आगे बढ़ते हैं जी, इनकी क्लासेस की तरफ आते हैं और क्लासेस के बाद इनकी हम पैरासाइटिक एडाप्टेशन देखेंगे। पहले अगर हम इनकी क्लासेस को देख लें। अब इनकी क्लासेस जो है हमारे पास तीन होती हैं। इसकी क्लासेस, तीन क्लासेस है हमारे पास इस फाइलम के अंदर। पहली क्लास जो है वो कहलाती है टर्बिलेरिया। टर्बिलेरिया, ट्यूब से ये निकला है वर्ड। और टर्बिलेरिया जो है इस क्लास की ख़ास बात ये होती है कि इसके जो ऑर्गेनिज्म होते हैं वो फ्री लिविंग होते हैं, कोई पैरासाइट नहीं होते, फ्री लिविंग होते हैं, एक्वेटिक होते हैं। ठीक है, फ्री लिविंग एक्वेटिक होते हैं, पैरासाइट नहीं होते। ये हमने देखा है ना ऊपर, न्यूट्रिशन के मामले में एक फ़र्क पाया जा रहा था कि कुछ फ्री लिविंग थे, कुछ पैरासाइट थे। तो इस एक फ़र्क की वजह से हमने ये एक पहली क्लास बना दी। तो जितने भी फ्री लिविंग प्लेटीहेल्मिन्थस होते हैं, यानी कि जो किसी को नुकसान नहीं पहुंचाते, बीमारी वगैरह नहीं करते, पानी में पाए जा रहे होते हैं, वो इस क्लास में आ जाते हैं टर्बिलेरिया में। फॉर एग्जांपल जो है इसकी प्लेनेरिया जो है वो ये टर्बिलेरिया होता है, पैरासाइट नहीं होता, फ्री लिविंग होता है। उसके बाद जो दूसरी बाकी जो दो क्लासेस होती हैं उनमें दोनों में पैरासाइट्स होते हैं। टर्बिलेरिया में भी पैरासाइट होता है, और सॉरी टर्बिलेरिया तो हो गया ना, ट्रीमाटोडा और कैस्टोडा, ये दोनों पैरासाइटिक क्लास होती हैं। एक होती है ट्रीमाटोडा, एक होती है कैस्टोडा। ठीक है, तीसरी क्लास होती है कैस्टोडा, CES। यार मेरी राइटिंग क्यों गंदी हो रही है, कैस्टोडा। अच्छा, अब ये दोनों होते पैरासाइट है, दोनों, ट्रीमाटोडा भी पैरासाइट है और कैस्टोडा जो है वो पैरासाइट है। एक तो फ़र्क क्या होता है जी इनके अंदर कि ये जो ट्रीमाटोडा होते हैं ये एक्टो पैरासाइट्स भी होंगे इस क्लास के अंदर और एंडो पैरासाइट्स भी होते हैं। दोनों किस्म के पैरासाइट्स आपको इस क्लास में मिलेंगे, यानी कि ऑर्गेनिज्म के अंदर भी रहते हैं, बाहर भी होते हैं। जबकि ये जो होते हैं कैस्टोडा, ये एंडो ही होते हैं, ये ऑर्गेनिज्म के अंदर ही पाया जाता है, बाहर नहीं होता, ये ऑर्गेनिज्म के अंदर ही रहता है। एक तो ये फ़र्क हो गया। और दूसरा जो बड़ा फ़र्क है वो ये है कि इनके अंदर, यानी ट्रीमाटोडा के अंदर जो एलिमेंट्री कैनाल यानी कि डाइजेस्टिव सिस्टम होता है वो प्रेजेंट होता है। एलिमेंट्री कैनाल प्रेजेंट होती है और बायफरिकेटेड होती है। कैसी होती है, बायफरिकेटेड। बायफरिकेटेड का मतलब होता है दो, अंदर से दो हिस्सों में तकसीम हुई हुई होती है, दो ब्रांचेस, जैसे ऐसे बाहर से ऐसे होगी, फिर अंदर से ऐसे दो हिस्सों में तकसीम हो रही होती है, तो इसको हम कहते हैं बायफरिकेटेड। अच्छा, ऊपर जो टर्बिलेरिया है ना, इसमें भी एलिमेंट्री कैनाल होती है, एलिमेंट्री कैनाल इसमें भी प्रेजेंट होगी। जबकि नीचे वाला जो है तीसरी क्लास कैस्टोडा, उनमें एलिमेंट्री कैनाल एब्सेंट होती है, इनमें एलिमेंट्री कैनाल नहीं होती। तो ये मैंने आपको डाइजेस्टिव ट्रैक्ट में बताया था कि एक ऑर्गेनिज्म, कुछ ऑर्गेनिज्म ऐसे हैं जिनमें एलिमेंट्री कैनाल यानी डाइजेस्टिव सिस्टम एब्सेंट होगा, और उसके बिहाफ पे हमने एक क्लास बनाई है कैस्टोडा। तो ये इसकी तीन क्लासेस होती हैं। एग्जाम्पल्स अगर मैं लिखूँ, ट्रीमाटोडा की एग्जाम्पल हो जाएगी आपके पास वही लीवर फ्लूक, कहाँ लिखूँ, यहाँ लिख देते हैं, लीवर फ्लूक इसकी एग्जाम्पल हो जाएगा जो आपको दिखाया अभी मैंने। और टेप वॉर्म जो है वो कैस्टोडा का एग्जाम्पल होता है। टेप वॉर्म में डाइजेस्टिव सिस्टम नहीं होता। ठीक है, तो ये इसकी तीन क्लासेस होती हैं, टर्बिलेरिया, ट्रीमाटोडा और कैस्टोडा। टर्बिलेरिया जो होते हैं वो इक्वेटिक होते हैं, फ्री लिविंग होते हैं और एलिमेंट्री कैनाल में प्रेजेंट होती है। प्लेनेरिया इसकी एग्जाम्पल है। ट्रीमाटोडा जो है इस क्लास के अंदर आपको दोनों किस्म का पैरासाइट मिलेगा, एक्टो भी और एंडो भी। इनकी एलिमेंट्री कैनाल मौजूद होती है, बायफरिकेटेड होती है, फॉर एग्जाम्पल लीवर फ्लूक। जबकि कैस्टोडा नाम की जो तीसरी क्लास है, इसके तमाम ऑर्गेनिजम्स एंडो पैरासाइट होते हैं, इनमें एलिमेंट्री कैनाल नहीं होती, एब्सेंट होती है इनके अंदर, क्योंकि इनको खाना तोड़ने की ज़रूरत नहीं है, ये ऑर्गेनिज्म के अंदर पाए जा रहे हैं, तो ऑर्गेनिज्म के डाइजेस्टिव ट्रैक में पाए जा रहे होते हैं ये। अब ये जो राउंड टेप वॉर्म होता है ना, ये हमारे डाइजेस्टिव सिस्टम में पाया जा रहा होता है।
अब हमारे डाइजेस्टिव सिस्टम के अंदर से जो खाना आता है, जो हमारे ब्लड में होता है, वो ऑलरेडी डाइजेस्ट हुआ हुआ होता है, वो ऑलरेडी सिंपल फॉर्म में टूटा हुआ होता है। तो ये तो बस वो डाइजेस्टिव सिस्टम को फूड को एब्जॉर्ब करते हैं, इनको तोड़ने की ज़रूरत क्या है? वो तो हमारे जिस्म ने तोड़ दिया ना पहले से। तो हम जो खाना खाते हैं उसमें कॉम्प्लेक्स मॉलिक्यूल्स होते हैं बड़े बड़े, हमारा डाइजेस्टिव सिस्टम को तोड़ के सिंपल कर देता है। तो फिर इनको क्या ज़रूरत है उस डाइजेस्टिव सिस्टम की? इसलिए इनकी बॉडी में डाइजेस्टिव सिस्टम नहीं होता, ये डायरेक्टली डाइजेस्टेड फूड हमारी बॉडी से एब्जॉर्ब कर लेते हैं। तो ये कैस्टूडा होती है। उसके अलावा पैरासाइटिक एडॉप्शन, ये भी अक्सर सवाल आता रहता है, लिहाजा इसके हवाले से भी बात कर लेते हैं। तो ये हमारा फाइलम जो है वो कंप्लीट हो जाएगा। पैरासाइटिक एडाप्टेशंस, यानी कि चूँकि आप देख रहे हैं कि ये अब तक का पहला फाइलम है जो कि पैरासाइट निकला। अभी तक जो आपने 2 फाइलम पढ़े वो फ्री लिविंग थे, वो पैरासाइट नहीं थे। ये पहला फाइलम है जिसके अंदर पैरासाइट आ रहे हैं, मौजूद हैं। तो इन्होंने चूँकि पैरासाइटिक मोड ऑफ न्यूट्रिशन इनका होता है, ये अपना खाना किसी दूसरे ऑर्गेनिज्म से हासिल कर रहे होते हैं। तो इनकी बॉडी ने कुछ एडाप्टेशंस की हुई होती हैं, कुछ मॉडिफिकेशन, कुछ चेंजिंग होती है इनकी बॉडी के अंदर, जो कि इनकी पैरासाइटिक मूड को सपोर्ट कर रही होती है। ठीक है, क्या इनके अंदर होता है? पहला कि जी इनकी जो बॉडी कवर होता है वो थोड़ा मोटा होता है, इनकी बॉडी लेयर मोटी होती है। थिक बॉडी कवर लिख लेते हैं हम, थिक बॉडी कवर होता है, ताकि जिस होस्ट के अंदर ये जा रहे हैं तो उस होस्ट का अपना एक डिफेंस मैकेनिज्म होता है, इम्यूनिटी हम जिसको कहते हैं ना। आपको पता है आपकी बॉडी के अंदर एक इम्यूनिटी पाई जाती है जो आपको बीमारियों से, इन पैरासाइट से ही बचाती है। वो इन पैरासाइट से लड़ती है, आपको बचाती है। तो इन्होंने क्या किया होता है, इनकी बॉडी कवर थोड़ा सा इन्होंने मोटा कर देते हैं। ये अडॉप्टेशन पहली है कि ये अपने बॉडी कवर को थोड़ा मोटा कर लेते हैं, ताकि जो हमारा बॉडी का डिफेंस मैकेनिज्म होता है, होस्ट का जो डिफेंस मैकेनिज्म होगा, इम्यूनिटी, उससे ये थोड़ा सा बच जाए। उसके अलावा इनके पास इनके माउथ के पास, इनके टॉप पर सकर्स और हुक मौजूद होते हैं, जिससे कि ये बॉडी से एलिमेंट्री कैनाल से अटैच होते हैं। सकर्स और हुक्स कहते हैं। तो इनके माउथ के पास 2 किस्म के पार्ट्स होते हैं, एक कहलाते हैं सकर्स, एक कहलाते हैं हुक्स। हुक्स के ज़रिए ये एलिमेंट्री कैनाल से, जहाँ पे इसको खाना चाहिए होता है ना, जिन जगहों पे, वहाँ से ये अटैच हो जाता है। और शक्कर के ज़रिए ये जो है ना अपने फूड को सक करता है। तो दूसरा एडॉप्टेशन क्या है कि इनकी बॉडी के अंदर सकर्स और हुक्स डिवेलप हो जाते हैं, ताकि ये अपने जो होस्ट है उसके पर्टिकुलर ऑर्गन से अटैच हो जाए, और फिर ये अपना जो फूड जो उसको हासिल करना होता है ये वो ले ले। तीसरा तो एडॉप्टेशंस मैंने आपको बताया कि या तो इनकी एलिमेंट्री कैनाल रिड्यूस हुई भी होती है या ख़त्म हो जाती है। एलिमेंट्री कैनाल जो है वो रिड्यूस फॉर्म में होती है या एब्सेंट होती है। ये जो आपकी आखिर की 2 क्लासें थी, ट्रीमाटोडा और कैस्टोडा। अब ट्रीमाटोडा के अंदर जो मैं आपको बताया, ट्रीमाटोडा में एलिमेंट्री कैनाल होती है बाइफरिकेटेड, छोटी 2 ब्रांचेस वाली, रिड्यूस हुई थी है। और कैस्टोडा में तो एलिमेंट्री कैनाल होती ही नहीं है, एब्सेंट। वजह मैंने आपको बता दी, इनको डाइजेस्टिव फूड हासिल कर रहे हैं तो इनको क्या ज़रूरत डाइजेशन की, लिहाजा इन्होंने अपने एलिमेंट्री कैनाल को या तो छोटा कर देते हैं, फॉर एग्जांपल ट्रीमाटोडा ने किया, या ये एब्सेंट हो जाती है इनके अंदर डाइजेस्टिव सिस्टम, जैसे कि कैस्टोडा में होता है। तो एलिमेंट्री कैनाल का मामला भी इनकी पैरासाइटिक एडॉप्टेशन से जुड़ा हुआ होता है। और सेंसरी ऑर्गन्स इनके इतने वेल डेवलप नहीं होते, क्योंकि इनको इतनी ज़रूरत नहीं होती। और एक और एडॉप्टेशन है, इनका रिप्रोडक्टिव सिस्टम वेल डेवलप होता है। रिप्रोडक्टिव सिस्टम जो इनका वेल डेवलप होता है। आपने देखा ना, मैंने आपको क्या बताया इनके रिप्रोडक्टिव सिस्टम के हवाले से, कि ये हर्माफेरोडाइट होते हैं। इनकी बॉडी के अंदर ही दोनों ऑर्गन्स पाए जा रहे होते हैं, मेल वाला भी फीमेल वाला भी। क्यों? ताकि इनको पता है ये अंदर रह रहे हैं, ये पैरासाइट है, ये पैरासाइट है। लिहाजा इन्होंने क्या किया, अब जाहिर बात है पैरासाइट्स जो है, पैरासाइट्स जब अब किसी होस्ट की बॉडी के अंदर जाएगा तो वहाँ का जो डिफेंस मैकेनिज्म होगा वो इनको मारेगा। अब सर्वाइव करने के लिए इनको क्या करना पड़ेगा, ज़्यादा से ज़्यादा रिप्रोडक्शन, ताकि कुछ मर जाए कुछ जिंदा रह जाए, ज़्यादा से ज़्यादा रिप्रोडक्शन करनी पड़ेगी। ठीक है ना। अगर इनकी रिप्रोडक्शन स्लो हो जाए तो ये 2-4 जाए अंदर, हमारा बॉडी का डिफेंस मैकेनिज्म इनको मार दे, अल्लाह अल्लाह खैर सल्ला। लेकिन इनको क्या करना है, अपने आप को इन्होंने अडॉप्ट किया, इन्होंने अपने रिप्रोडक्टिव सिस्टम्स को वेल डेवलप किया, ताकि डिफेंस मैकेनिज्म अगर इनको मारना शुरू करे तो भी इनकी जो है लार्ज क्वांटिटी होस्ट के अंदर रहे। अब इन्होंने रिप्रोडक्टिव सिस्टम को कैसे वेल डेवलप किया, दोनों ऑर्गन्स एक ही बॉडी के अंदर, हर्माफेरोडाइट, ताकि इनको अगर ये मेल है तो फीमेल की ज़रूरत ना पड़े, फीमेल है तो मेल की ज़रूरत ना पड़े, ऐसा मामला ना हो। तो इन्होंने अपने आप को हर्माफेरोडाइट किया ताकि रिप्रोडक्टिव सिस्टम इनका वेल डेवलप हो जाए, ताकि ये होस्ट की बॉडी के अंदर ज़्यादा रिप्रोडक्शन कर सकें
और जिससे जो है वो अपने जो डिफेंस मैकेनिज्म है उसके डेंजर से ये बच सकते हैं। तो ये इनकी कुछ जो है वो पैरासाइटिक एडॉप्टेशंस थी जो इनकी बॉडी ने अडॉप्ट किया, जो मामला जो इनकी बॉडी के अंदर चेंजेस आई ताकि ये जो है वो बुरे तरीन हालात में सर्वाइव कर सकें। ये थी जी हमारी